अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि पहला पार्ट हो गया कल, और उसका दूसरा पार्ट है जो शुरू हो रहा है MCQ 11 से। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। अब सिंगल यूज प्लान क्या होता है? एक ऐसा प्लान होता है जो एक ही टाइम के बेनिफिट के लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है। तो इनमें से एक बिजनेस स्ट्रेटजी, वो तो रूल है, बजट है, पॉलिसी है। अब बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो कंटिन्यूअसली एक बिजनेस के लिए चलती रहती है और वो चेंज होती रहती है। उसका ये नहीं है कि अगर एक टाइम पे बन गई और एक टाइम पे यूज़ हो गई, वो कंटिन्यूस यूज़ होती रहती है। रूल रूल होता है, गवर्नमेंट रूल बनाती है, उसको कंटिन्यूअसली चलाती रहती है। उसके बाद पॉलिसीज भी ऐसे चलती रहती है। जो बजट होती है वो क्या होती है? एक सिंगल यूज प्लान होता है। मतलब आपने एक साल का बजट बना लिया, अब उसको दूसरे साल में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक साल का बजट होता है। गवर्नमेंट बजट बनाती है, एक साल में उसको यूज़ करती है, इतना एक्सपेंडिंग होगा, इतना हमारा रेवेन्यू होगा, इतना हमारा टैक्सेस होंगे। फिर नेक्स्ट ईयर वो दूसरा बनाते हैं, इसलिए इसको सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। उसके बाद ऑफशोरिंग। अब ऑफशोरिंग क्या होता है कि ये बोल रहा है सब्सटीट्यूटिंग फॉरेन फॉर सब्सटीट्यूटिंग फॉरेन फॉर डोमेस्टिक लेबर। दूसरा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर फर्म, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग। अब ऑफशोरिंग का मतलब क्या होता है? ऑफशोरिंग का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस का कोई भी एक हिस्सा, जो कि आप किसी अनदर कंट्री में जाके उसको ऑपरेट कर रहे हो, और वो इसलिए कि वो आपको कास्ट बेनिफिट है, मतलब आपकी जो लेबर कास्ट है वो आपको कम करके देता है। लेट सपोज आप अगर यहाँ पे आपका एक बिजनेस है जिसका यहाँ का लेबर कॉस्ट या कोई कॉस्ट ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू, आप उसको ही नाइजेरिया से या किसी और कंट्री से आप करवा रहे हो और उस पे आपको कास्ट बच रही है, तो इसको हम ऑफशोरिंग कहते हैं। आप बिजनेस का कोई भी हिस्सा जो आप किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरे लेबर से करवाओ, तो उसको हम ऑफशोरिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे, विच पॉलिसी रेट इज यूज्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन और जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके लिए स्टेट बैंक एक तो जो पॉलिसी देती है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें जो रेट लेके आते हैं वो होते हैं आपका डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट क्या है? वो रेट होता है जिसके बेसिस पे कम जो आपकी कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक से पैसा बारो करती हैं एक रेट पे। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हमें देती हैं जो जिस रेट पे, उसको दूसरा रेट कहते हैं, उसका नेम दूसरा है। जो कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक से बारो करती हैं कुछ शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए, उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो इसमें से प्राइम रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और डिस्काउंट रेट है, हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं उसको। नंबर 14 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर इन पाकिस्तान। यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मेयर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, गलत है ये भी। रिप्रेजेंट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ये भी गलत है। रिफ्लेक्ट्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड। अब क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? क्या है? आपका एक मुल्क के और उस मुल्क में जो आप गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस बढ़ती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है ना, तो उससे क्या होता है हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन कम भी होती है। तो उस इन्फ्लेशन पे जो इफेक्ट पड़ रहा होता है, जो आप इफेक्ट पड़ रहा होता है, जो आप अगर गवर्नमेंट कुछ मतलब प्राइसेस बढ़ा देती है तो हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर प्राइसेस कम हो जाती है गुड्स और सर्विसेज की, तो हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? ये एक टूल है जिसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन वगैरह को एक्सेस एसेस कर सकते हैं या उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हाउ इज एन इनवाइस फॉर एन एक्सपेंस आइंग शोन इन अ बैलेंस शीट। अब बोला है कि इस इनवाइस फॉर एन एक्सपेंस आइंग, एक्सपेंस आइंग मतलब आपने कोई बेनिफिट ले लिया है, अपने आपने उसके अभी पेमेंट नहीं की, उसको बोलते हैं। अब एक इनवाइस है आपके पास जिसका जिस पे ये है कि आपने उसका बेनिफिट ले लिया है, लेकिन उसका आपने पेमेंट नहीं की, तो इनवाइस भी, इनवाइस फॉर एन एक्सपेंस आइंग उसको कहते हैं।
जो अब ये क्या होती है, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। करंट एसेट भी नहीं होती, नॉन करंट एसेट भी नहीं होती है, करंट लायबिलिटी में आती है, क्योंकि आपको उसको नियर बाय रीपेमेंट उसकी करनी होती है। आपने कोई ऐसे ही सर्विस ले ली उसको, आपको कुछ ही वक्त के बाद उसको आपने पेमेंट करनी होती है। ये होता है इनवाइस फॉर एन एक्सपेंस आइंग। मतलब आपको कोई एक्सपेंस पे करना है, आपने कुछ सर्विस लिए किसी से, वेंडर से वगैरह से, और फिर उसको आपने सबमिट करने और पैसा, तो उसको हम इनवाइस फॉर एन एक्सपेंस अर्निंग कहते हैं। इसलिए हम इसको किस में, करंट लायबिलिटी में हम पुट करते हैं या शो करते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, जो हमारा 16 है, वो बोल रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स बुक। अब वो डायरेक्ट लेबर जो हमारी 14,000 है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल 14,000 है, सॉरी, डायरेक्ट लेबर 11,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कास्ट? अब प्राइम कास्ट क्या होती है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कास्ट में नहीं आते। तो इसमें क्या होता है, प्राइम कास्ट बराबर है, ये सोल्यूशन आपको दिखाया हुआ है कि अमाउंट ऑफ प्राइम कास्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट मटेरियल हमारा 14,000 है और डायरेक्ट लेबर जो है हमारी 11,000 है, तो हम टोटल करेंगे हमारे पास 25,000 होगा। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उन्होंने, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारा आप जो ऑप्शन सी है, $25,000, वो आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ आर नॉन करंट एसिड्स नॉर्मली शोन इन द बैलेंस। अब नॉन करंट एसिड्स कौन से होते हैं? जो फिक्स एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी कोई ऐसी मशीनरी है जो आपके बिजनेस में कंटिन्यूसली यूज होगी लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी मशीन, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जैसे हम इसको कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं। तो उसको क्या है कि बोल रहा है कि हाउ आर दे नॉर्मली शोन इन द बैलेंस शीट। वो कैसे शो होती हैं? वो उनका जो नेट बुक वैल्यू होती है ना, उस पे शो की। अब नेट बुक वैल्यू कैसे, मैं ये बोल रहा है कि नेट बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट, इट अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब लेट सपोज आपने 1 लाख में कोई ऐसा एसेट लिया है, फिक्स एक बिल्डिंग है जो आपने 30 लाख में। अब 1 साल की जो उसका यूजेज होगा, उसकी आप डेप्रिसिएशन करते हो, मतलब जो उसका यूजेज का उसका अमाउंट लगा 1 साल का, वो आपको माइनस करके फिर जो उसकी अमाउंट बनती है आपने बैलेंस शीट में, वो उसको रिकॉर्ड करनी होती है। इसके बाद आ जाता है 18 पे, बोल कह रहा है कि डिसीजन क्राइटेरियन विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट इफ। अब बोला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू और लेस देन 1, प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 10। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। The decision criterion is generally to accept a project if the profitability index is greater than 1. A value greater than 1 indicates that the present value of expected cash flows is higher than the present value of cash outflows. अब क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये होती है कि जब आपने पैसे आउटफ्लो किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, और जो आपके इनफ्लोज आ रहे हैं आपकी कंपनी में, आपके इनफ्लोज एज कम्पेयर टू आपके आउटफ्लोज। इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपका पैसा जो आपका खर्च हो रहा है, उसको बोलते हैं। जो कैश आपके पास आ रहा है और कैश आपके आपसे जा रहा है, तो आपका कैश जो जा रहा है और आपका कैश आ रहा है, उन दोनों को कंपेयर करो। अगर आपका कैश जो जा रहा है, मतलब लेट सपोज आपके पास 1,10,000 आए हैं और आपके आपने भेजे हैं 1,00,000 रुपए, तो आपका जो इसका रेशो बनेगा वो 1.1 बनेगा। तो ये क्या है आपका, मतलब जो आपकी कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है, ना कि आपके नुकसान में। ये इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके बाद 19 थे, वो है क्या, क्राइटेरियन ऑफ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी इसकी भी एक्सप्लेनेशन है नीचे।
बोला कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ क्राइटेरियन यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन investment. The decision rule is generally to accept a project if the IRR is greater than the company's cost of capital. In other words, if the IRR exceeds the cost of capital, it suggests that the project is expected to generate returns higher than the company's required rate of return. अब क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होती है कि जो आप अब यहाँ पे एक वर्ड है कि कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होती है कि जो आपके पास ऑलरेडी कैपिटल गुड्स हैं जैसे कि बिल्डिंग वगैरह वगैरह, उस पे जो आपने फिर से उसको अगर चेंज किया है, उसकी रिमनरेशन करवाई है, उस पे आपने इन्वेस्टमेंट की है कि आपका बिजनेस अच्छे से चले, उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। फिक्स एसेट्स पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके बिजनेस पे, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो आपका जो कंपनी है वो नुकसान में जाएगा। अगर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो उससे कम है तो आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही। तो इस पे जो आपको क्वेश्चन बोला था क्राइटेरियन फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसने बोला कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कास्ट ऑफ कैपिटल इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। अब कास्ट ऑफ कैपिटल हाईएस्ट कब होती है? डेब्ट पे, इक्विटी पे, बॉन्ड पे, लोन पे। इक्विटी पे कास्ट ऑफ कैपिटल हाई होती है। अब 21 है इंग्लिश पोर्शन, एग्जीक्यूट। इसके मतलब एक्सक्यूजिट, इसका मतलब होता है कोई शानदार और खूबसूरत चीज, तो इसका आंसर भी होगा ब्यूटीफुल। उसके बाद है टेनाशियस, सिनोनिम ऑफ टेनाशियस, वो क्या होता है? इसका मतलब होता है जिद्दी बंदा। अब उसका स्टबबोर्न होगा सिनोनिम। इसके बाद 23 है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। अब फॉरवर्ड के साथ है हमेशा हम, अब कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम टू लगाते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी होगी हमारी, तो उसके साथ हमने टू लगाया हुआ है। द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड ऑन द बीच। अब रेस्टोरेंट क्या है? एक लोक एक सर्वेस सरफेस पे, किसी बीच के सरफेस पे खड़ी है, तो जो भी चीज अगर किसी की सरफेस पे खड़ी होगी तो उस पर हम ऑन लगाएंगे। अगर सरफेस के बाहर अलावा है तो हम उस पर एट लगाते हैं। इस वजह से द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट द बीच, ये गलत होगा। ऑन द बीच सही होगा, क्योंकि हम जो रेस्टोरेंट बनी हुई है वहां पे वो एक सरफेस पे बनी हुई है। एंटोनिम ऑफ फ्रूजल, इकोनॉमिक, 30, और प्रूडेंट, इसका लेविश होगा। शी इज एलर्जिक, शी इज एलर्जिक टू केट्स। इसका आंसर जो सही होगा वो शी इज एलर्जिक टू केट्स होगा। सॉरी, ट्रू नहीं होगा, ये ऑफ होगा, क्योंकि जब भी डिजीज होती हैं तो हम उसके साथ ऑफ लगाते हैं। अगर कोई हम डिजीज इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके, आई एम, शी इज एलर्जिक ऑफ केट्स, ये सही है। शी लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सिटी, इसका भी बी सही है। ये 27 तक सही है, फिर बाकी का जो पार्ट है वो बाद में हम सॉल्व करेंगे।